ये बोला था एनपीएन ट्रांजिस्टर था, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या खास बात होती है? एक्टिव मोड में ऐसा क्या होता है? तो एक्टिव मोड में जो इनपुट लूप होता है, इनपुट लूप, वो इनपुट लूप फॉरवर्ड में होता है और जो आउटपुट लूप होता है वो होता है रिवर्स में होता है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब हम जानते हैं, पी पी से कनेक्टेड होगा तो फॉरवर्ड होगा, पी आर से कनेक्टेड होगा तो वो रिवर्स होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, जो आएगा काम की चीज। तो यहां से ये है हमारा एनपीएन, ये है बेस, ये पी है। पी से तुम्हें क्या पता चलता है? पी जो है वो तो पुश करता है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा करंट की डायरेक्शन, ये हो जाएगी ऐसे। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमिटर है। अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस है, और इसको क्या रखना है? ये क्या है? ये है हमारा एन, पी और एन। तो ये इसको फॉरवर्ड रखना है, तो फॉरवर्ड का मतलब पी पी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो पी को पी से कनेक्टेड कर दिया, पी पी से कनेक्टेड हो गया। अब आउटपुट लूप क्या होना चाहिए? रिवर्स में, ये रिवर्स में होना चाहिए। तो एन को क्या करना होगा? एन को एन से करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, एन को पी से करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा आउटपुट लूप का, पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ये हम ले लेंगे कितना? आर इनपुट बोल सकते हैं इसको, आर इनपुट, और ये हो जाएगा आर आउटपुट, ऐसा आउटपुट सर्किट में जो रेजिस्टेंस है। इसको रिवर्स में करना है, हमारा एक्टिव मोड है, एक्टिव में जो आउटपुट है वो रिवर्स में है, मतलब एन को पी से कनेक्ट करना है। ठीक हो गया ये। अब हमने देखा था कि भाई एन है तो एन के पास ये क्या है? ये एमीटर है। तो पहले ये कॉमन एमीटर कैसे हुआ? ये दोनों में सेम कनेक्टेड है, सेम टर्मिनल कॉमन है, तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एनपीएन हुआ और एक्टिव मोड हुआ, एक्टिव मोड हुआ ये। तो इसको हम बोल देते हैं वी बी बी, और इसको बोल देते हैं, क्यों? ये जो इधर बी से कनेक्टेड है, बेस से कनेक्टेड है, तो उसको बोल दिया वी बी बी। ये जो है हो जाएगा वी सी सी, वी बी बी, और ये हो जाएगा वी सी सी। तो अब यहाँ से करंट फ्लो हो रही थी, हमने क्या देखा था कि ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ से इसके पास होल्स होंगे तो होल्स इसके तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। क्या आई ई की डायरेक्शन यही होगी? इसी एरो से हमेशा आई ई मैच करेगा, हमेशा, क्योंकि यहाँ पे तो पी टाइप है ना, पी के पास होल है, वो होल जो है इधर मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, होल ऐसे मूव कर रहा है, तो आई ई वही कंस्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे क्या था? आई बी था, आई बी बेस से, और यहाँ क्या था? आई सी था। ठीक है, तो एक हमारा मासूम इक्वेशन तो ये है ही, कौन सा बताओ? आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये तो किरचॉफ लॉ का इक्वेशन है हमेशा सर्किट में, और ये हमारी सर्किट है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बी है, ये बी है, और ये एमिटर है, और ये कलेक्टर है। तो हम अगर इसमें केवीएल लिखना चाहें, इस इनपुट लूप में केवीएल, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या लिख पाएंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट अगर ए से स्टार्ट किया तो वी ए, फिर ऐसे 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 जाएंगे, बी से ई की तरफ जाएंगे, बी से ई की तरफ जाएंगे तो किधर जाएंगे? करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल होगा डिक्रीज, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी ई। ये कौन सा ड्रॉप है भाई?
क्या ये पीएन जंक्शन है? हाँ पीएन जंक्शन तो है। ऐसे याद करो, यही तो है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एमिटर है, यहाँ पे बेस है, और ये जो है कलेक्टर है। तो यहाँ एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो हम बी से ही आ रहे हैं, तो एक पीएन जंक्शन ही तो है ये। तो ये पीएन जंक्शन है, तो यहां से आएंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए माइनस, इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे 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 आ गए। ये बैटरी मिल गई रास्ते में, बैटरी मिल गई तो लिख दिया वी बी बी, और फिर इसके क्रॉस चले गए, तो ये हो जाएगा आई बी इंटू आर आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा क्या होगा कि वी बी ई जो है, वी बी ई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से ऐसे आ रहे थे ना, ऐसे 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 प्लस, और ऐसे आ जाएगा माइनस माइनस। तो ये जो वी बी ई है, हम क्या बोल सकते हैं कि वी बी यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा है इन दोनों पॉइंट का, वो कितना है, बी बी माइनस आई बी आर आई। एक इक्वेशन ये हो गया, कहीं हमें सॉल्व करना पड़े तो। और आउटपुट के लिए इक्वेशन बताओ भाई। आउटपुट अगर हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे आउटपुट लूप में अगर मूव करते हैं तो क्या इक्वेशन होगा। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से ओ मान लेते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं। वी ओ, देखो पहली चीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। आई ई जैसे होगा तो हमेशा आई सी प्लस आई बी ही होगा। ये नहीं सोचना है कि सर कभी ऐसे होगा कभी वैसे होगा, कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ये करंट कम या ज्यादा होगा। तो यहां से देख रहे हैं ओ से जा रहे हैं, ये हो जाएगा वी ओ, बैटरी को क्रॉस करेंगे, प्लस हो जाएगा वी सी सी, यहाँ से प्लस वी सी सी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस आई सी। करंट इसमें क्या, आई सी इंटू आउटपुट, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्या होगा, सी से ई की तरफ, तो माइनस वी सी ई, और पहुंच गए ओ पे, ओ हुआ कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया ये रिजल्ट, कि VCE, जो कि डायरेक्ट लिख सकते थे यार, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRO। ये दो इक्वेशन है। क्या ये बात समझ में? अगर याद होगा तो ऐसा होता है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में, जहाँ पे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस बताया जाता है। ठीक है बच्चों, पार्टिसिपेंट्स, समझ पा रहे हो? आकांक्षा, यस सर। हाँ ये समझ गए। ये तीन इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, वी बी इज इक्वल टू दिस 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 दिस, समझे? ठीक है। यस सर। अब हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कैलकुलेशन में आता है। वो कौन से हैं? वो है अल्फा एंड बीटा। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू आई सी, आई सी बाई आई ई। कौन सा इसमें ज्यादा है भाई, आई सी ज्यादा होता है या आई ई ज्यादा होता है? कौन सा ज्यादा होता है? एमीटर करंट ज्यादा होती है या कलेक्टर करंट? अरे एमीटर में ज्यादा है ना कैरियर, एमीटर ही ज्यादा होगा। तो क्या अल्फा हमेशा लेस देन 1 होगा? यस, अल्फा तो लेस देन 1 होगा। व्हाट इज बीटा? एक टर्म होता है बीटा, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। बी है तो बी, अल्फा है तो आल सी, ये हो जाएगा सी बाई बी। बी कम होता है सी ज्यादा होता है, ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखोगे, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई ई से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा आई सी प्लस आई ई प्लस आई बी बाई आई ई। तो ये आई सी बाई आई ई वो कितना हो जाएगा, अल्फा। आई ई से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा। आई बी बाई आई ई, अरे नहीं यार, ना नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों में तो सी सी है ना, तो बेटर है हम सी से डिवाइड कर देते हैं।
सी से डिवाइड कर देते हैं, याद रहेगा हमें, क्योंकि दोनों देखो अल्फा में भी सी है बीटा में भी सी है, तो हमें उस फॉर्म में लिखना है जिसमें सी से डिवाइड कर देते हैं। सी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई ई बाई आई सी 1 आई बी बाई आई सी। आई ई बाई आई सी इज इक्वल टू, बताओ अभी क्या 1 बाई अल्फा होगा, 1 बाई अल्फा, ये 1 बाई अल्फा ये टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी, आई बी बाई आई सी क्या 1 बाई बीटा हो जाएगा, ये 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा। अब यहां से जो भी तुम्हें लिखना है, जैसे भी रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, चाहो तो यहां से अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, या बीटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कर देंगे तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ये दो टर्म हम याद रखेंगे। जैसे पूछा हुआ है कि भाई इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.99 फाइंड बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे 0.99 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.99 कितना हो जाएगा, ये 0.01, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा इज इक्वल टू 99। आई बात समझ में, बीटा इज इक्वल टू 99। इसमें किसी को डाउट, अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 0.9 एंड आई इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, फाइंड आई सी आई बी एंड बीटा, फाइंड आई सी आई बी एंड बीटा। अल्फा गिवन है 0.9, देखो अल्फा से बीटा आ जाएगा, सर बीटा 9 आएगा। हाँ बीटा 9 आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देना है, 0.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9 तो हो जाएगा 0.1, तो बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 9, बीटा 9 हो गया। हमें क्या होना है, आई ई, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई, क्या आई सी की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू आई ई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.9, ये हो जाएगा 1.8 मिली एम्पियर, ये पता चल गया आई सी। अब क्या आई बी निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये 2 है और ये 1.8 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू आई बी, तो यहाँ पे आई बी क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन पे है, ठीक है, समझे, क्लियर। ये सर। तो देखो बेसिक हमारा अल्फा बीटा का रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, अल्फा बीटा क्या है और ये सब अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, आई सी प्लस आई बी क्या है, और उनका बेसिक इक्वेशन, उतने से एक क्वेश्चन आएगा, अब उतना अप्लाई करने के लिए आ सकता है। दूसरा, अब इसमें हम बोलते हैं करंट गेन, करंट गेन मतलब वोल्टेज गेन, ऐसा बोलते हैं वोल्टेज गेन। तो कई बार क्या है कि ये होता है हमारा इनपुट वोल्टेज, हम इसको लेते हैं इनपुट वोल्टेज, इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज इनपुट वोल्टेज, और यहां हम कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट, यहां हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे आएगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रहे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक बार क्विकली ड्रॉ कर रहा हूं, तुम भी ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, 5 बार 10 बार ड्रॉ करके तुम्हें सारी वैल्यूज याद रहने लगेंगे।
ये है एनपीएन, एनपीएन में ये है पी, ये है एन। एमीटर में जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। यहाँ से ये सी है, तो ऐसे छोटे छोटे लूप ऐसे बना दो फटाक से। ये कॉमन एमीटर है, ऐसा हमारा लूप बन गया। इसमें एक रेजिस्टेंस होगा जिनको इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको रखना फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में तो ये हमारा एन है, ये पी है, ये एन है। पी को जो है पी से कनेक्ट करेंगे तो होगा फॉरवर्ड, ऐसे लगा देंगे बैटरी। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जो आउटपुट है, ये इनपुट है। यहाँ पे एन होना है रिवर्स में, रिवर्स का मतलब एन पी से कनेक्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पे पी से कनेक्ट कर दिया ऐसा। तो पी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से ये इक्वेशन। अब बताओ कितना आउटपुट वोल्टेज होगा इसके क्रॉस। आउटपुट वोल्टेज कोई बता सकता है? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट सर्किट में करंट क्या है? IC इंटू RO। इनपुट वोल्टेज में करंट क्या है? IB इंटू RI। अब हम इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन या AV हो जाएगा आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट इज इक्वल टू IC, IC बाई RO, IB RI। तो ये क्या हो जाएगा भाई? IC बाई IB क्या हुआ? अल्फा हुआ या 1 बाई अल्फा हुआ? क्या हुआ? अल्फा। अल्फा हो गया कि बीटा हुआ? बीटा। बीटा। अल्सी, अल्फा, सी और बाई ई। अल्फा में सी और ई होगा, सी और बी है, बी से बीटा, तो यहाँ पे होगा बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा, बीटा इंटू RO बाई RI इज व्हाट? रेजिस्टेंस गेन। ऐसा रेजिस्टेंस गेन होता नहीं है कि इधर से जो है 2 ओम डाला उधर से 4 ओम निकाला, ऐसा रेजिस्टेंस गेन नहीं है। हम बोलते हैं इसको कि आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। हमको रेजिस्टेंस गेन नहीं हो सकता है, रेजिस्टेंस गेन। और ये जो है करंट गेन, IC बाई IB इज इक्वल टू करंट गेन, सो बीटा इज कॉल्ड करंट गेन। अच्छा ये बताओ कि क्या अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? अल्फा कर रहा है, बीटा, बीटा भी कर रहा है, लेकिन अगर कॉमन एमिटर हुआ तो हमारा वो बीटा जो है करंट गेन बन जाता है। समझ रहे हो? अल्फा बीटा हर सर्किट के लिए है, लेकिन कहीं अल्फा करंट गेन होगा, कहीं बीटा करंट गेन होगा, तो वो डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या है? आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट में C, इनपुट है B, IC बाई IB जो होता है बीटा। तो करंट गेन हो गया कैलकुलेशन के लिए, रेजिस्टेंस गेन हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। पावर गेन, पावर गेन AP अगर करेंगे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट है C, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट है B, इनपुट वोल्टेज। तो ये तो क्या हो गया, फिर से बीटा हो गया, और ये हमारा बीटा आया था, तो क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू RO बाई RI। क्या आई बात समझ में? सारा क्वेश्चन यही है यार, KVL अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करने से इक्वेशन लिखना है, या फिर हमारे करंट गेन और वोल्टेज गेन के जो फॉर्मूले हैं उनसे इक्वेशन लिखना है। ये हुआ क्लियर? कुछ समझ में आया? इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो। A silicon transistor, silicon transistor amplifier given, circuit is given, if the current amplification factor beta is equal to 100, तो क्या हम अल्फा बता सकते हैं इसका? अल्फा बता सकते हैं, रिलेशन तो है ही हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 1 माइनस बीटा माइनस 1। ठीक है, यही हो जाएगा या नहीं? क्या इक्वेशन है? सर बीटा बाई बीटा प्लस 1। बीटा बाई बीटा, बीटा बाई बीटा प्लस 1, माइनस होगा तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बीटा प्लस 1।
बीटा बाई बीटा प्लस 1, तो ये जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 101, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा इनपुट बैटरी है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट बैटरी है, ये कॉमन एमिटर है, ये एरो बाहर की तरफ है, तो ये बता रहा है ये एनपीएन है। यहाँ पे जीरो के लिए हमने यहाँ पे ग्राउंड। फाइंड बेस करंट आईबी, बताओ भाई बेस करंट आईबी। टेक, ये देखो लास्ट लाइन पढ़ो, टेक वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर। तो अभी बताया ना कि यहाँ पे बैरियर है ना, बेस एमिटर में कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे बैरियर है, यहाँ से वीबीई जिसको लिखा था। तो बेस करंट फाइंड करना है, इनपुट वाली करंट है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है। बता सकते हो। केवीएल अप्लाई करना है किसमें, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करते हैं कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा वी, ये ए बोल दिया उसको, ए से स्टार्ट कर दिया, देखो वी ए अक्रॉस रेजिस्टेंस माइनस आई बी इंटू 8.6 इंटू 10⁻3। फिर ये आए यहाँ से करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, कितने का डिक्रीज। सर 0.5, हाँ बोलो। सर 0.5 आंसर होगी। हाँ हाँ 0.5, 0.5 वही होना चाहिए शायद। आई बी इंटू दिस -0.7, -0.7, फिर यहाँ से होते होते +5, यहाँ पे हो जाएगा +5, पहुँच गया ये पॉइंट ए पे, ए और ए कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 4.3। आई बी इज इक्वल टू, ये आया 4.3 डिवाइडेड बाई 8.6 इंटू 10⁻3। यहाँ पे 3 भी है और पावर छोड़ दिया, 0.5 मिली ना, तो ये देखो डबल हो रहा है, ये 2, 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर आई बी। क्या आईसी बता पाओगे, आई बी आई सी का रिलेशन, आई बी आई सी का रिलेशन बीटा, सर 50 मिली एम्पियर। हाँ बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ। अब ये चीज तुम्हें बस 1-2 बार इसी चीज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, दिमाग में याद रहेगा। तो ऐसा है, ये बीटा इंटू आई बी हो जाएगा 0.5, 100 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, 50 मिली एम्पियर। आई ई भी बता पाओगे अब, आई ई 50.5 मिली एम्पियर हो जाएगा आई ई, आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कितना होगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE फाइंड करना है। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज मतलब इन दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज, ये दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, अभी तो बताया ना 10 - I इंटू 100 हो जाएगा, IC इंटू 100, यही तो होगा ना कलेक्टर एमीटर। या तो ऐसे अप्लाई कर दो KVL इस इक्वेशन में ऐसे ऐसे, या तो अभी जो पिछले वाले में बताया कि भाई इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितना होगा, 10 - IC/R2, कितना आएगा ये 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, हाँ 100 हो जाएगा और IC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 5 वोल्ट आ रहा है, हाँ सर हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको पुट कर दिया, ये हो जाएगा 5 वोल्ट, कलेक्टर एमीटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 वोल्ट। कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर यहाँ पे ये है कलेक्टर और ये बेस, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे। अब इधर जाना है तो हम ऐसे इक्वेशन भी ले सकते हैं, ऐसे 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 होता हुआ यहाँ से यहाँ यहाँ पूरा पूरा
कलेक्टर बेस वोल्टेज हमें फाइंड करना है। ये आ गया 5 वोल्ट, या तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का कितना है, कलेक्टर से बोर्ड एमीटर तक का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। तो कुछ इसमें कलेक्टर से बेस होगा प्लस बेस से एमीटर होगा, वो हो जाएगा 5 वोल्ट। बेस से एमीटर कितना होगा, बेस से एमीटर जो है, बेस से एमीटर वो हो जाएगा, दिया हुआ था ये 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। तो कलेक्टर से बेस वाला क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 4.3। तो हमने यहाँ पे जो रिलेशन थे वो यूज किए और किरचॉफ लॉ यूज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। और बताओ ये समझ में तो नहीं आ गया राहुल? जेनर जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से एक्ट करता है, हाईली डोप्ड होता है और ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में होता होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई, करंट वोल्टेज का ग्राफ होता है। दूसरा हमारा स्पेशल पर्पस डायोड है एलईडी। एलईडी क्या करता है, वो तो लाइट देता है, लाइट देने का काम करता है, यही काम है इसका। ये किस में होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि करंट फ्लो होनी चाहिए ना। एलईडी एक डायोड है, डायोड में करंट फ्लो होनी चाहिए, करंट फ्लो होनी चाहिए फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में ही करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में ही होता क्या है भाई, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये डायोड है, ये डायोड है, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ से फॉरवर्ड बायस में, ये पीएन है, तो यहाँ से जो होल्स हैं वो इधर मूव करते हैं और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन होल्स जब मूव करते रहते हैं ना, तो ये कभी कंबाइन कर जाते हैं। तो कंबाइन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है वहां से ऐसे लाइट बाहर आती है। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसके सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा जो है कि यहां से क्या है, लाइट बाहर आ रही है, ये एलईडी है, ऐसा है भाई, ऐसा फोटो हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन से आता है। अब ये लाइट हमको दिखेगी कब, देखो ध्यान से अटेंटिव होके सुन लो, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ बता रहा हूं। जब ये विजिबल रेंज में होगी, विजिबल रेंज में कैसे होनी चाहिए भाई, ऐसा 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 था। होल कहाँ लोकेटेड होता है, होल लोकेटेड होता है वैलेंस बैंड में। क्या हुआ मुंडन, अच्छा ठीक। तो ये जो है कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड होता है और ये होता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे होल होता है, यहाँ पे होल होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं तो ये एनर्जी निकलती है वैलेंस बैंड के करीब, ये बैंड गैप होता है। अब ये बैंड गैप जब विजिबल रेंज में आएगा तभी तो हमें दिखेगा। तो क्या हम सारे टाइप के मटेरियल से एलईडी बना सकते हैं, नहीं। अगर हम जो एलईडी लगाते हैं दिवाली में, चाइनीज प्रोडक्ट जो है, जो एलईडी चलता है, अब तो मान लो चाइनीज प्रोडक्ट का खतरनाक विरोध चल रहा है, तो अब जो है देसी एलईडी बनाना पड़ेगा। तो उसमें वो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसका बैंड गैप हमारे विजिबल रेंज में हो। तो विजिबल रेंज भाई एवरेज हम कितना ले सकते हैं, यहां से देखो कितना होता है, 4000 से 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एवरेज हम मान लेते हैं 5000, तो 5000 के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स में बताया होगा, ये एच सी बाई लेमडा, एच सी होता है 12400 डिवाइडेड बाई 5000, 5000, तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 2.5 के आसपास। क्या ठीक है ये, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में। क्या सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का हम बना सकते हैं एलईडी, प्योर सिलिकॉन का?
प्योर सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है, एनर्जी बैंड प्योर सिलिकॉन का? हमें कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ही चाहिए, अगर वो बैंड गैप इतना नहीं मिलेगा तो हम उसका एलईडी नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए कुछ एक ऑर्गेनिक टाइप का गैलियम आर्सेनाइड टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, जो कि सिलिकॉन इलिकॉन के कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन में अगर हम लेंगे तो हमें ये गैप नहीं मिलेगा, इतना गैप नहीं मिलेगा, बैंड गैप। तो एलईडी क्या है, लाइट एमिट करता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, उसका सिंबल ऐसा होगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा ऐसे ऐसे। फॉरवर्ड बायस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी टाइप का होगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। ये हो गया। एलईडी के बाद है हमारा सोलर सेल, एक स्पेशल पर्पस डायोड, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है भाई, वो तो जानते ही हो, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो अच्छा, सोलर सेल है वो तो उसमें कुछ खास बात है नहीं, इसमें डायोड होता है और उस पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या करता है, वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, ये एन है और ये पी है, ऐसे मान लो हमने कर दिया। तो डायोड को तुम ऐसे समझो, ऐसे डायोड समझो, डायोड को ऐसे समझो, इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे तो ऐसे डिप्लीशन रीजन होती ही होती है। हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं ऐसे, क्योंकि सोलर में तो हमें नहीं चाहिए ना। क्या सोलर सेल में कोई बाइसिंग होती है? नहीं, सोलर सेल में कोई बाइसिंग, उससे तो उसमें क्यों बैटरी कनेक्ट करेंगे, वो तो खुद उसको सप्लाई करना है भाई, तो यहाँ कोई बाइसिंग नहीं है। तो ये क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है इस पे जंक्शन पे, डिप्लीशन पे, ध्यान से सुनोगे, जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे इस एनर्जी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर एकुमुलेट हो जाते हैं, किधर, पी की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाते हैं, और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट होते हैं ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज इनको पुल कर देगा ऐसे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाएंगे और इधर जो है नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एकुमुलेट होंगे तो इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। वो कहाँ से आ रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, जो जनरेट हुआ, उसके वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा होता है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो ये जब हमारा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो है, करंट जीरो है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हो जाता है ओपन सर्किट। और उसके बाद जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस ऐड करते जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, तो इसको बोलते हैं VSC, और ये होता है VOC। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए हो जाएगा भाई, सोलर सेल, सोलर सेल के लिए ऐसे चरखी टाइप का ऐसा बन जाएगा, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, क्योंकि बायस ही नहीं है यहाँ पे। सोलर सेल का पर्पस क्या है भाई, एनर्जी स्टोर करना है, ऐसे ऐसे होता है। कैसे क्या प्रोसेस है वो बता दिया। सोलर सेल के बाद हमारा जो पर्पस है लास्ट है वो है फोटोडायोड। फोटोडायोड का क्या काम है, कोई बता सकता है? फोटोडायोड जो है वो ऐसा होता है, इस पे लाइट गिरती है ऐसा। फोटोडायोड का काम है लाइट को सेंस करना, लाइट सेंसर है ये, लाइट सेंसर, लाइट का सेंसर है। मतलब जैसे थीफ अलार्म है, वाटर अलार्म है, ये सब जो है वो करता है, बताता है। तो ये जो है हमेशा रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में क्यों होता है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं कि इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करके रख देते हैं, समझे, ये रिवर्स बायस में पी को एन से ऐसे कनेक्ट करके रख दिया। अब इसके बाद क्या है कि इस डायोड पे जैसे ही लाइट पड़ती है,
लाइट पड़ती है, लाइट को डिटेक्ट करना है, लाइट को सेंस करना है। जैसे ही लाइट पड़ेगी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सडनली करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी तो अलार्म बज जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी यहाँ पे अलार्म होगा, वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा करंट की वजह से। तो तुरंत पता चल जाएगा कि भाई चोर आ गया है। दरवाजा खुला, दरवाजे से लाइट आई, डायोड पे पड़ी और अलार्म बज गया, मतलब चोर आ गया। तो बेसिक पर्पस क्या है, लाइट को सेंस करना।